Okay, so now we're going to be doing different parts of nephron. The very first is glomerulus. के बाद हमारे पास सबसे पहले आता है proximal convoluted tubule. So proximal convoluted tubule में mainly what happens is कि it recovers about 65 to 75% of the 65 to 70% of the filtered sodium and water. और सारा का सारा जितना भी ग्लूकोज और अमाइनो एसिड 100% of glucose and amino acid and 65 to 70% of the sodium and water is reabsorbed. So the very first thing that happens is I have just separated this here कि दिस इज़ योर ब्लड जिसमें उसने वापस जाना है और ये आपके पास जो एपिकल यूरिन मतलब आपके पास फॉर्म हो रही है. सो दीज आर द टिब्यूल्स सराउंडिंग में कैपिलरीज ब्लड की पड़ी हुई होती है. इनके अंदर सेल्स है तो ये सेल उसने यहाँ पे बना दिया. ये उसका यूरिन वाला एस्पेक्ट और ये उसका ब्लड वाला एस्पेक्ट है. हमने ब्लड में चीज़ें रीअब्जॉर्ब करवानी होती हैं. पहली चीज़ हमेशा क्या होगी, ATPase पंप से स्टार्ट होगी जो सोडियम को खुद बाय फोर्सफुली ब्लड में एंटर करवा देगा अगेंस्ट एक्टिव मतलब ग्रेडियंट. तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ. सोडियम ब्लड में जब एंटर हो जाएगा सेल के अंदर सोडियम कम हो जाएगा. दैट इज़ गोना बी लीडिंग टू अ ड्राइविंग फोर्स. व्हाट ड्राइविंग फोर्स? these transporters are gonna basically work on that. सोडियम एंड ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं. ग्लूकोज 100% रीअब्जॉर्ब होता है. अमाइनो एसिड भी ऐसे ही होते हैं. फिर दूसरा होता है सोडियम और हाइड्रोजन आयन पम्प. हाइड्रोजन आयन जो होता है फिर वो हमारे पास बाहर की तरफ एक्सक्रीट आउट हो जाता है इन द यूरिन और सोडियम रीअब्जॉर्ब हो जाती है. अब ये बाइकार्ब के साथ ज्वाइन करके हाइड्रोजन आयन जो है हाइड्रोजन आयन बाइकार्ब के साथ ज्वाइन करके H2CO2 बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा. ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास इजीली आ जाते हैं सेल के अंदर क्योंकि आपके पास बाइकार्ब नहीं जा सकता सेल के अंदर, इसी फॉर्म में जाता है. ये वहाँ जाके कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स. और कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स जो होता है ना वो आपके पास मेनली कहाँ पे आ रहा होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टेबल में. तो अब आप एसिटाजोलामाइड वगैरह जब देते हैं एज अ डायूरेटिक तो आपके पास ये नहीं अंदर जाता और ये वाटर सारा का सारा यूरिन में आ जाता है. तो ये पॉइंट आपके पास नहीं आती है. एसिटाजोलामाइड वाली चीज़ होती है क्योंकि फिर आपके पास बाइकार्ब रीअब्जॉर्ब भी नहीं ना हो रहा. तो एल्कलोसिस के कंडीशन में भी हम दे देते हैं एसिटाजोलामाइड ताकि हमारे पास क्या हो कि बाइकार्ब रीअब्जॉर्ब ही ना हो रहा हो. तो दिस इज़ इंटायर थिंग प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टेबल की. सेकेंड एंजियोटेंसिन 2 वो हमारे पास क्या कहता है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिहाइड्रेशन जब हमें ज़्यादा सोडियम और वाटर चाहिए होता है तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है. सोडियम जाएगा पीछे पीछे आपके पास वाटर भी आ जाएगा. अब इस सारे वाले स्टेट में क्या हो रहा होता है, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये होती है कि ये आइसोटोनिक होता है. इन आइसोटोनिक इन दिस सेंस कि ना आपके पास यहाँ पे यूरिन जो है वो डाइल्यूट हो रहा है ना वो कंसनट्रेट हो रहा है. क्यों? क्योंकि सोडियम और वाटर इकट्ठे जा रहे हैं. जहाँ सोडियम और वाटर इकट्ठे नहीं जाएंगे वहाँ पे डाइल्यूशन और कंसनट्रेशन हो जाएगी. जैसे हम आगे देखते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टेबल से वो आगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में. डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले हमारे पास कहते हैं कंसनट्रेटिंग सेगमेंट. क्यों? क्योंकि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले सिर्फ वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराता है. तो आपके पास ये ट्यूब था, ये आपके पास ब्लड है और ये आपके पास यूरिन जा रहा है. यहाँ पे सोडियम भी पड़ी है, वाटर भी पड़ी है. वाटर सिंपली रीअब्जॉर्ब हो जाएगा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में और आपके पास क्या होगा, जो सोडियम है वो यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा. तो अंदर कंसनट्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होगा. जब मैंने कहा सोडियम और वाटर इकट्ठे रीअब्जॉर्ब हो रहे थे तो वो आइसोटोनिक था. जब यहाँ पे वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है इसका मतलब है कि ये कंसनट्रेटिंग सेगमेंट है फॉर द यूरिन क्योंकि इट ओनली रिमूव्स वाटर एंड वुड नॉट रिमूव सोडियम आयन. तो सराउंडिंग मेडुला वुड बिकम हाइपर ऑस्मोलर. मतलब सराउंडिंग में जितना भी मेडुला होगा वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वाटर निकलता जाएगा वो उसकी ऑस्मोलैरिटी 300 से 600, 900, 1200 आ जाएगी. जब आपके पास थिक असेंडिंग लो पे आता है तब सराउंडिंग मेडुला अराउंड 1200 की उसकी होती है कंसनट्रेशन. अब ये डाइल्यूटिंग सेगमेंट होता है. क्यों? इसमें सिर्फ आपके पास सॉल्ट जो होती है वो रीअब्जॉर्ब होती है, वाटर नहीं होती. आहिस्ता आहिस्ता जब सॉल्ट उसमें से रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता जब सॉल्ट रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी तो क्या होगा, उसकी वजह से जितना कंसनट्रेटेड था वो आहिस्ता आहिस्ता आपके पास वो कम होना शुरू हो जाएगा. 1200 से अगेन 900, 600, 300. तो इवेंचुअली दिस इज़ द डाइल्यूटिंग सेगमेंट ऑफ द किडनी. ठीक है. अब थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए. ये आपके पास ये जो चैनल होता है 2 पोटाशियम 2 क्लोराइड इसमें जा रहे होते हैं. ठीक है. यहाँ पर लूप डायरेटिक एक्ट करेगा. अब जब ये रीअब्जॉर्ब हो रहे होते हैं आपके पास कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जिनकी वजह से जो हमारे पास काफ़ी परमिएबल होते हैं पोटाशियम वापस आ जाती है यूरिन में. जब पोटाशियम वापस आती है ना वो एज अ पॉजिटिव पोटेंशियल इंक के साथ रिपेल करती है. जब ये रिपेलिंग फोर्स होती है तो ये इस तरफ वापस आ जाते हैं विच इज़ द ब्लड.
ठीक है। अभी मैग्नीशियम और कैल्शियम बिकॉज ऑफ द रिपल्शन बिटवीन द टू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ये आपके पास ब्लड में एंटर कर जाएंगे, तो ये आपके पास थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले आ जाता है। इसमें क्या होगा, इट इज़ गोइंग टू मेक द यूरिन लेस कंसनट्रेटेड एज इट असेंड्स, क्योंकि सोडियम और आपके पास सारे सॉल्ट्स रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो जब रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे पीछे तो वाटर कंटेंट ही ज़्यादा फिरेगा, हालांकि काफ़ी वाटर तो रीअब्जॉर्ब होता जा रहा था। तो यहाँ पे 10 to 20% जो सोडियम है वो रीअब्जॉर्ब हो रही है। प्रॉक्सिमल कोवैलेंट टेबल में 65 to 70% थी, यहाँ पर 10 to 20% थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले हो रही है। अब थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बाद आपके पास रहता है डिस्टल कोवैलेंट टेबल, मतलब प्रॉक्सिमल हमने देख लिया, फिर हमने डिसेंडिंग देख लिया कि यहाँ पे तो सारा वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा था और ये कंसनट्रेटिंग सेगमेंट है, ये आपके पास असेंडिंग है, और इसमें आपके पास डाइल्यूटिंग सेगमेंट है, तो इसमें अब आपके पास रहता है डिस्टल कोवैलेंट टेबल। डिस्टल कोवैलेंट टेबल में क्या होता है कि मोस्ट सोडियम हैज़ ऑलरेडी बीन रीअब्जॉर्ब, प्रॉक्सिमल से भी और थिक से भी, उससे 60 to 75%, इससे आपको 10 से 20%। जो बाकी का जितना रह जाता है ना वो सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर के थ्रू रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और ये आपके पास इम्परमिएबल होता है वाटर से। तो 5 to 10% जो सोडियम है यहाँ से रीअब्जॉर्ब होता है। 60 to 75% प्रॉक्सिमल कोवैलेंट टेबल, 10 to 20% thick ascending loop, and then around 5 to 10% from distal coagulated tubule. You can see here as well. तो आपके पास यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे थायराइड डायरेक्ट एक्ट कर सकते हैं। पैराथायराइड हार्मोन यहाँ पर एक्ट क्यों करता है, यहाँ पे आता है। पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन, दिस हैपन्स थ्रू इंक्रीज बेजोलैटरल कैल्शियम ट्रांसपोर्ट अलाउइंग कैल्शियम टू एंटर सेल्स फ्रॉम द ल्यूमेन इनटू द ब्लड। अब आपके पास बेजोलैटरल एस्पेक्ट पे कैल्शियम ट्रांसपोर्टर है, इसका मतलब है यहाँ से कैल्शियम एंटर करती जाएगी, अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम होगी, डिफ्यूजन ग्रेडियंट और कैल्शियम आएगा, तो इसलिए आप पैराथायराइड हार्मोन को यहाँ पर रिसेप्टर पे बाइंड करते हो कि आपके पास और ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो। ठीक हो गया, तो ये आपके पास बेजोलैटरल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद हमारे पास रहता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में ना सिंपल एज अगर मैं कलेक्टिंग ट्यूब की बात करूँ ना, तो यहाँ पर दिस इज़ वेयर बॉडी एक्चुअली मेक्स योर फाइनल डिसीजन कि उसने करना है रीअब्जॉर्ब कि नहीं करना, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन इट, क्योंकि बाकी सारे सिस्टम्स में हर जगह पे ऑब्लिगेटरी है वो सब होना, यहाँ पे डिपेंड करता है। अब इसके पास प्रिंसिपल सेल है, प्रिंसिपल सेल पे एल्डोस्टेरोन और यहाँ पे आपके पास ADH एक्ट करता है। एल्डोस्टेरोन सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। ADH सोडियम की मेनली रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, फॉलोड बाय वाटर खुद आ जाती है, बट मेनली सोडियम को करता है जब हाइपोटेंसिव इंसान हो जाता है। ADH V2 रिसेप्टर्स पे जाकर बाइंड करता है, एक्वापोरिन चैनल्स जो होते हैं वो एपिकल मेम्ब्रेन पे आके बाइंड करेंगे, यहाँ से वाटर एंटर करेगा, यहाँ से बेसोलैटरल एस्पेक्ट से ब्लड में चला जाएगा। फिर होते हैं इंटरकलेटेड सेल, दो होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा याद रखो एसिडोसिस की कंडीशन में होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट हो गया तो एच पॉजिटिव आयन सिक्रीट हो जाएगा, बाइकार्ब रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। जो बी वाले हैं इसे याद रखो कि बाइकार्ब ने बाहर निकलना है, बाइकार्ब से बाहर निकलना क्यों, क्योंकि अंदर अल्कलोसिस हो गई है। अब यहाँ पे हमने थोड़ी सी सिंपल बातें करनी है, आप एक दफ़ा डायग्राम भी बाद में देख लें, इट्स वेरी सिंपल, इट्स जस्ट द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव कवर्ड। तो यहाँ पे इंसर्शन ऑफ एक्वापोर इन वाटर इज रीअब्जॉर्ब, 3 to 5% ऑफ जो सोडियम होता है वो यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। मेनली जो था हमने बाकी का सारा देखा था कि किस तरह होता है। यूरिया की रीअब्जॉर्प्शन मेडलरी, नॉट कॉर्टिकल डक्ट ओनली, या आपके पास कलेक्टिंग ट्यूब में आपके पास जो होता है वो यूरिया भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है। जो कुछ बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो ये हैं, प्रॉक्सिमल कोवैलेंट टेबल कार्बोनिक एनहाइड्रेस के जो इनहिबिटर्स होते हैं, एसीटाजोलामाइड यूज़ होता है, वो हमने अभी पीछे देखा कि वो क्या करता है, डिक्रीज़ करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्ब। ये मेटाबॉलिक आपके पास एसिडोसिस कराएगा। अगर नॉर्मली किसी की बॉडी के अंदर अल्कलोसिस है तो आप एसीटाजोलामाइड दे देते हो कि यार ये रीअब्जॉर्ब ना हो, और आपके पास एज अ डायूरेटिक भी एक्ट कर लेता है। ठीक हो गया। फिर आपके पास प्रॉक्सिमल कोवैलेंट टेबल में वही हम कैनाग्लोफ्लोजिन ऐड कर सकते हैं। थिक असेंडिंग लूप पे आपके पास लूप डायूरेटिक के आगे हम सारे पढ़ेंगे इन द फार्माकोलॉजी।